सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी। यूजीसी नेट पीवाईक्यू सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें आज हमारा 8वां लेक्चर है। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए हम चलते हैं हमारे 8वें लेक्चर की ओर और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यूज में। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर। तो क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नव पाषाणकालिक, है ना, कौन से क्षेत्र में पूछा गया था? विंध्य क्षेत्र में। तो विंध्य क्षेत्र मतलब आज का आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगा हुआ विंध्य क्षेत्र। तो पूछ रहा है नव पाषाणकालिक स्थल, तो ये कौन सा स्थल था? महगढ़ा। महगढ़ा नव पाषाणकालिक स्थल कहाँ पर आपका था? आपके विंध्य क्षेत्र में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न हड़प्पी स्थलों की नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग, मतलब ये क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो 3 हिस्सों में बटा होता। देखो हड़प्पा के जो स्थल थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक होता था अपर एरिया, ठीक है, जहां पर अमीर वर्ग के एक तरीके से लोग रहते थे, है ना, अपर क्लास के, और एक होता था निचला एरिया, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं हड़प्पा का ऐसा कौन सा एरिया था जो 3 भागों में बटा था, ये पूछा गया है, तो धोलावीरा था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पाकिस्तान में सरस्वती नदी हड़प्पा सभ्यता की नदी है, प्रमुख नदी, है ना। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है कई बार। तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसको किस नामों से जाना जाता है? नाडा ये भी कहा जाता है, रेनी भी कहा जाता है, हकरा भी कहा जाता है और विहिंदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो विहिंदा भी कहा जाता है। तो ये चारों नाम किसके थे? सरस्वती के थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी पर लड़ाया गया था? 10 राजा कौन कौन से थे बताओ? एक साइड कौन थे? सुदास, ठीक है, और दूसरी तरफ 10 राजा आए थे। तो इनका जो युद्ध का वर्णन मिलता है हमको कौन से इसमें मिलता है, कौन से मंडल में मिलता है, बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। किस नदी के तट पर लड़ाया गया था? तो ये पुरुषणी किसका नाम है? रावी नदी का नाम है ना। रावी नदी के तट पर ही क्या मिली? हड़प्पा सभ्यता मिली है। हड़प्पा नामक शहर कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है। तो पुरुषणी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2 कथन दिए गए। भारत का रोम से अच्छा संपर्क था, ठीक है, रोम से प्राचीन समय में संपर्क था। रिलेटेड मृदभान ब्रह्मगिरी शिशुपालगढ़ तामलुक अमरावती से प्राप्त हुए। अब इसका इससे क्या लेना देना, ठीक है, ये तो बर्तन से रिलेटेड है, ये इसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है? विदय माधव की कथा, है ना, जिसमें पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक वर्णन मिलता है। बताओ ये आग को लेकर कहां तक चला था? गंडक नदी तक, सदानीरा तक बढ़ा था, ठीक है, और इसके आगे नहीं जाने दिया था। तो ये कथा हमको कहाँ मिलती है बताओ? विदय माधव की कथा कहाँ पर मिलती है? हमारे सतपथ ब्राह्मण में। विदय माधव की कथा कहाँ पर है? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सूची दी गई है जिसमें बौद्ध संगति के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर थी? आपके राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ पर हुई थी बताओ? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी बताओ? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर। कश्मीर का नाम कहाँ पर? कुंडलवन, ठीक है। ये किसके समय हुई थी? पाटलिपुत्र वाली आपकी अशोक के समय हुई थी, ठीक है। वैशाली में कब किसके समय हुई थी? काल अशोक के समय, काल अशोक के समय हुई थी। कश्मीर वाली किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और ये आपकी किसके समय हुई थी बताओ? अजात शत्रु के समय, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ए का फर्स्ट ए का फोर्थ को इसमें आ रहा है, ए के ऑप्शन में आ रहा है ना। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बी का सेकंड हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या दे रखा है आपको? कुछ सूची दी गई है। ये प्राचीन समय के गणराज्य है, ठीक है। टोटल कितने गणराज्य थे उस समय? 10 गणराज्य थे बौद्ध काल में, ठीक है। तो गणराज्य, तो कौन से गणराज्य? जैसे पिपलीवन के गणराज्य कौन से? मौर्य है ना। रामग्राम के कोलिये है। तो देखो बी का थर्ड किस में आ रहा है? बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और सी का सेकंड किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, फिर भी बी और डी में कंफ्यूजन है। लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी है, ये तो सबको पता है। शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य। तो ए का फोर्थ किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है? ये 4 ग्रंथ दिए, इनको काल क्रमानुसार जमाना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो टफ हो जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का ही मारा करो। तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर 1 2 3 4 ही होता है ना। ये तुक्का लगाने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ोगे ना आप चीजों को लेकर तो आपको एग्जाम बन जाएगी, है ना। एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मली बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी ऐसा कोई मतलब बड़ा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है। हाँ ये है कि उस दिन आपका दिन होना चाहिए, लक होना चाहिए कि आपके तुक्के बैठ गए, है ना। तुक्के चलने में भी लक चाहिए भैया, है ना, नहीं तो आपका जिस पे हाथ रखोगे वही काला पड़ेगा। चलो अब चलते हैं आजीवक संप्रदाय के नेता कौन से थे? आजीवक संप्रदाय संबंधित देखो मक्खली गोसाल तो थे ही सारे आजीवक, नंद बच्चे भी थे और किस्सक संकिंच भी थे। तो ये तीनों लोग किससे संबंधित है? आपके आजीवक संप्रदाय। आजीवक सेक्ट के लोग क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो नीतिवाद में मानते हैं कि भाई जैसा है मतलब जो होना है वो तो होके रहेगा, है ना, कर्म करने से कोई मतलब नहीं। ये वाली थ्योरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नांकित में से किस स्थल पर स्थित अवशेषों में अशोक की प्रस्तर पर उद्दित प्रतिमा मिली है? तो ये स्थान कौन सा है? ये आपका स्थान है आपका कंगनहल्ली। कंगनहल्ली में अशोक ने आपने अपने आप को क्या बताया? रण्य अशोक बोला है। ठीक है, कंगनहल्ली को। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बंगाल से खरोष्टी के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी बंगाल में प्रचलित थी, है ना। लिपि की बात हो रही है, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी बताओ? देखो, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो बंगाल से खरोष्टी के अभिलेख तो मिलते हैं, हाँ, लेकिन खरोष्टी बंगाल में बहु प्रचलित थी, ये बात सही नहीं है। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो हमारा 12वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या तो नहीं करता पर उससे रिलेटेड तो है ना। देखो बंगाल आ रहा है, बंगाल आ रहा है, इससे रिलेटेड तो है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दक्षिण भारत स्थित निम्नांकित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है। ठीक है, तो दशरथ जातक का शिल्पांकन हमें कहां से मिला है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट के आधार पर सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये जो हमारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नागार्जुन कोंडा। दक्षिण भारत का नाम आया और नागार्जुन कोंडा का नाम नहीं आया, तो ये बिल्कुल राजमीनी है ना। वहाँ पर बौद्ध स्तूप, मतलब ये कह सकते हो जातक से रिलेटेड बहुत सारी स्तूपों में अवशेष मिले, कहानियां मिलती है, तो नागार्जुन कोंडा इसका एक आंसर आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन क्या दे रखा है? कथन और कारण दे रखे। मिताक्षरा में क्या बताया गया कि क्या बताया गया? मतानुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर देगा, ये बात बोलिए। मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का अनुवांशिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया। हाँ, सीधी सी बात है। देखो वो क्या बोल रहा है, पहली लाइन बी से रिलेटेड है, आर बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। देखो, अपने जीवन काल में ही पिता पुत्र के नाम संपत्ति कर देता है, मिताक्षरा में ये बताया गया। ठीक है, दाएं भाग में मृत्यु के बाद है ना। पुत्र पैतृक संपत्ति का अनुवांशिक उत्तराधिकारी होता है और अपनी संपत्ति पुत्रों में विभाजित करता है। कब? जीवन काल में। दाएं भाग में क्या होता है? मरने के बाद दिया जाता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये बताया गया है, देखो सुदर्शन झील के समय कौन गवर्नर था, है ना, गिरनार का? तो चंद्रगुप्त। देखो मुझे अशोक का याद रहता है, तुषास, है ना। तो डी का वन किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है। बात खत्म, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, डी का वन। अब देख लेते हैं बात का। तो ए का बी का थर्ड किस में आ रहा है? डी का वन है ना, तो ये ऑप्शन थोड़ी होगा। डी का वन, तो डी का वन तो इसमें आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय कौन था? पुष्यगुप्त था। फिर आपके स्कंदगुप्त के समय कौन था बताओ? पर्णदत्त था। रुद्रदामन के समय कौन था? सुविशाख था। ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, है ना, डी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भगीलाय के सिक्के निम्नांकित में से किससे मिले, मतलब कहाँ से मिले ये बताना है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ। ये क्या है आंसर इसका? आपके नर्मदा घाटी में मिले। ठीक है, नर्मदा घाटी से आपको भगीलाय के सिक्के मिले। ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है आपको, मतलब मुझे इसलिए पता है कि भाई मैं पढ़ा हुआ है इसलिए, है ना। आप इस पर ज़्यादा ऐसे खर्च नहीं करोगे दिमाग। चलो चलते हैं। संघ लिपि के निम्नलिखित स्थलों से स्तूप के अवशेष मिले। संघ लिपि होना चाहिए भाई, है ना। तो ये कहाँ से मिले आपके? क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? भरूच से, अमरावती से, देवरकुठार से और सांची से। तो ये आपको भरूच और कहाँ से मिले? सांची से मिले। मतलब ये दो स्थानों से आपको किससे मिलते हैं? शंख लिपि के आपको सिक्के मिलते हैं। ध्यान रखना, सिक्के नहीं है, स्तूप के अवशेषों पर शंख लिपि मिलती है ना। विशाखादत्त लिखित विलुप्त हो चुकी है। देखो विलुप्त कौन सी किताब विलुप्त हो चुकी है? विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई? विशाखादत्त के द्वारा। और ये कैसे हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष कहीं ना कहीं मिलते हैं हमें। ठीक है, तो कौन सी किताब में मिलते हैं? ये किताब कौन सी? विशाल भंजिका में मिलते हैं। ठीक है, विशाल भंजिका में मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओनली विशाल भंजिका। ठीक है, ये अलग अलग हर्षचरित हर्षवर्धन के चरित्र की बात करती है। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश नहीं, इसमें नहीं मिलता है ना। तो विशाल भंजिका तो आई थिंक उपाधि थी, है ना। श्रृंगार प्रकाश होना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो क्या होगा? श्रृंगार प्रकाश होगा। तो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, 18 का सी, केवल 2 श्रृंगार प्रकाश में मिलती है इसकी जानकारी कि भाई ऐसी किताब थी, है ना। चलो क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता थी। अब देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, है ना। आप देख रहे हो अंतर कैसा रहता है, कहाँ यूजीसी नेट का क्वेश्चन और कहाँ एमपीपीएससी सेट का क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंस तो आ जाता है भाई, है ना। लेवल में फर्क है भाई, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए और मध्य प्रदेश लेवल का, दोनों में अंतर तो आ ही जाता है। तो चलते हैं अपन 19 नंबर का जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रतिहार शासकों में मिलता है, तो आपका क्या हो जाएगा? केवल 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बताया गया है आपका? सूची 1 और सूची 2 रखिए। नरसिंह वर्मन, देखो नरसिंह वर्मन का संबंध मामल्लपुरम से था, तो ये बात तो सही है।
ठीक है, तो ए का वन किस में आ रहा है बताओ, ये इसी में आ रहा है, तो 1 2 3 4 सेम्बियन महादेवी अनंगपुर स्थित अगस्तेश्वर मंदिर, लोक महादेवी पट्टडकल स्थित रूपाक्ष मंदिर, और कुलोत्तुंग फर्स्ट का चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर। 1 2 3 4 आपका 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कुछ जैन महाविद्याओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया गया है। अब देखो ये फिर से क्वेश्चन का लेवल, मुझे तो कई बार हंसी आती है ना ऐसे क्वेश्चन देख के, कि बच्चा तैयारी करके जाता है और उसकी वाट लग जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 में क्या बोला गया, कुछ जैन महाविद्याओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया गया है। वेरोट्टा इसका आंसर है। ठीक है, वैसे तो जान लो सिर्फ जानकारी के हिसाब से, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। समझाने के लिए तो ऐसे विद्याओं को पढ़ना भी नहीं है ना, नॉलेज लेना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई उस लेवल पर जाकर आपको एग्जाम निकालनी है। एग्जाम निकालने के लिए भी कई फंडे होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि आप इतिहासकार ही बन रहे हो, पर एग्जाम निकालो पहले, फिर इतिहासकार बाद में बनोगे। जीवन में समय बचेगा जब इतिहासकार बनोगे ना, पता चले समय ही नहीं बचे जीवन में। ठीक है, उसमें इतना टाइम लगा दिया, नेट निकालने में ही लेट हो गए, अरे एग्जाम अभी है तो अभी तैयारी करो ना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 22। तो तैयारी उस चीज की करो ना जो अपना काम की चीज है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मत पढ़ा करो। निम्नांकित में से किस नवग्रह पशु को मानव सर्प के रूप में बताया गया, तो ये नवग्रह कौन सा है आपके बता पाओ, तो ये आपके केतु है ना, ध्यान रखना, केतु को पशु मानव सर्प के रूप में बताया जाता है, ये बात आपको एक जनरल वे में पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 23। बलबन के राजत्व सिद्धांत में रक्त और लोह की नीति बताई गई है, हाँ ये तो है। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, ये वाली बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ए और आर सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, बलबन का राजत्व सिद्धांत तो रक्त लोह की नीति थी भाई, है ना, उसको तो टॉप लेवल के लोग ही चाहिए थे, और इल्तुतमिश के समय थोड़ी सी क्या हुई थी, प्रतिष्ठा घटी थी अधिकारियों की। चलते क्वेश्चन नंबर 24। निम्नांकित में से भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था, है ना, इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो फिरोज शाह तुगलक ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, लेकिन वैध तो किसी ने नहीं करा था, है ना। आज गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है क्या, नहीं देती है, ना ही वैध करती है, लीगल करती है, वो तो कहती है कि इसको खत्म करना है, लेकिन क्या हो सकता है क्या। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसने क्या करा हो कि भ्रष्टाचार को मतलब कह दिया हो कि हाँ करो, आराम से करो, फिर तो ऐसी की तैसी हो जाएगी देश की, है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टीन ने कहा था। देखो ये स्टेटमेंट एमपीपीएससी में पूछ लिया गया था, है ना। अगर आप यूजीसी नेट के पीवाई क्यूज कवर कर लेते हो तो आपका एमपीपीएससी सेट भी कवर हो जाएगा, है ना। दोनों सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करो, मैं आपको बाकायदा कह रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। तो निम्नांकित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टीन ने कहा है, तो ये व्यक्ति कौन थे, ईश्वरी प्रसाद थे। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ऐसा कहने वाले थे, ध्यान रखना। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जुड़े रहो साई क्लासेस के साथ। हो सकता है आपको सीरीज अच्छी नहीं लग रही हो, थोड़ा सा लेट चल रहा है ना, लेकिन सीरीज के लेक्चर्स तो कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ा सा समस्याओं के कारण लेट हो जाता है, लेकिन आप बने रहो, चैनल से जुड़े रहो, कंटेंट आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा। हम बहुत जल्द MPSI की सीरीज भी शुरू करेंगे। MPSI में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ देखेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हिस्ट्री में, किस लेवल पर जा सकता है वो हिस्ट्री में। पहली बार पूछ रहा है वो तो अच्छा लेवल ही पूछेगा, उसने इतिहास को अलग से मेंशन करा है और मेंस में भी अलग से दिया है इतिहास। तो मैं एक ऐसी सीरीज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इतिहास से संबंधित, जहाँ आपको MPSI के VYQs भी हो सकते हैं उसमें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, जिसमें आपको इतिहास एक बार अच्छे से पढ़ लोगे MPSI के लिए तो आपको बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इतिहास के लिए आप हमारे चैनल से बने रहो, आगे हम कई और सीरीजें भी लेकर आएंगे, है ना। MPSI के लिए GS भी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।